नमस्कार दोस्तों, आज जो हम वीडियो देखने वाले हैं एक स्पेशल साइंस का वीडियो होगा। जो अभी फ़िलहाल में वर्तमान में एग्ज़ाम जो होने वाले हैं बिहार पुलिस और बिहार दरोगा जो मेंस का एग्ज़ाम है और बिहार एसएससी का एग्ज़ाम है, एसएससी जीडी है, उससे रिलेटिव काफ़ी इसमें समझिए कि क्वेश्चन है। अगर आप ये वीडियो देख लेते हैं तो समझिए कि आप काफ़ी कंसेप्ट क्लियर हो सकता है। ठीक है, तो देखिए ये स्क्रीन पे बुक दिया हुआ है, ये एसपीडी प्रकाशन का बुक है। इस बुक का एक खासियत है, अगर आप मार्केट में भी उपलब्ध है ये बुक, आप चाहते हैं मार्केट से लेकर परचेज करके पढ़ना तो वहाँ से भी आप लोग ले सकते हैं। और ये बुक देखकर आप यहाँ पर देखिए भाई सुजीत कुमार लिखा हुआ है, ये देखकर बुक पर ही खरीदिएगा, क्योंकि मार्केट में डुप्लीकेट बुक भी दे देते हैं। और इस बुक का क्या खासियत है आप लोगों को मैं दिखा रहा हूँ। देखिए इसमें जीव विज्ञान, भौतिक विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, रसायन विज्ञान ऐसे करके इसमें लगभग 30 चैप्टर दिया हुआ है। इसमें देखिए यहाँ पे, और 30वां चैप्टर जो दिया है इसमें 1 से 72 तक प्रैक्टिस सेट दिया हुआ है। और इस बुक का देखिए खासियत आपको लोग दिखा रहे हैं क्या है। देखिए जैसे कि आपको प्रोटोजोआ से रिलेटिव जितना क्वेश्चन बनता है सारा क्वेश्चन इस पर दे दिया गया है। कोशिका की संरचना से संबंधित जितना भी क्वेश्चन होता है सारा यहाँ पर दिया हुआ है। जीवाणु से जितना भी क्वेश्चन बन सकता है सारा क्वेश्चन इसमें दिया हुआ है, एक जगह दिया हुआ है। तो इससे पढ़ने से काफ़ी कंसेप्ट क्लियर होगा, ठीक है, और आपका क्वेश्चन भी नहीं छूटेगा। तो आइए आज हम लोग इसमें देखेंगे जीव विज्ञान, ठीक है, ऐसे करके भौतिक विज्ञान इसके बाद देखेंगे, अगले वीडियो में आएगा। तो आज इस वीडियो में हम देखेंगे क्या, जीव विज्ञान। तो आइए क्वेश्चन में फर्स्ट क्या बोलता है कि विज्ञान की वह शाखा जिसके अंतर्गत समस्त जीवों अर्थात जीवधारियों का अध्ययन किया जाता है कहलाता है, क्या कहलाता है वो, जीव विज्ञान कहलाता है। जीव विज्ञान शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था, तो ए लैमार्क और ट्रेविरेनस ने किया था, 1821 में किया था। नेक्स्ट देखेंगे, जीव एवं जंतु विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो ये अरस्तु को कहा जाता है। जैव विकास को समझाया तो किसने समझाया था, तो लैमार्क ने समझाया था। चिकित्सा शास्त्र का जनक कहा जाता है तो किसे कहा जाता है, हिपोक्रेटस को कहा जाता है। भारत में शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है, तो चरक को कहा जाता है। वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, थियोफ्रेटस को कहा जाता है, वनस्पति विज्ञान का जनक कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि भारत में शल्य चिकित्सा का जनक किसे कहा जाता है, तो सुश्रुत को कहा जाता है। मानव का विकास, इतिहास, परंपराओं से संबंधित विषय कहलाते हैं तो एंथ्रोपोलॉजी कहलाते हैं। हिस्टोरिया हिस्टोरिया एनिमलिज्म पुस्तक किसकी है, तो अरस्तु की पुस्तक है। हिस्टोरिया प्लांट टर्म पुस्तक किसकी है, तो थियोफ्रेटस की पुस्तक है। नेक्स्ट देखेंगे यह जीवधारियों का वर्गीकरण में से देखेंगे यहाँ पे क्या दिया है कि जीवों के आधुनिक वर्गीकरण या वर्गीकी का पिता किसे कहा जाता है, तो कैरोलस लिनियस को कहा जाता है। जीवों के नामकरण के दीर्घनाम पद्धति को प्रचलित किया तो एक कैरोलस लिनियस ने 1753 ईस्वी में किया था। देखेंगे कि 5 जगत वर्गीकरण पद्धति को प्रस्तुत किया तो ये रॉबर्ट एच व्हाइटेकर ने किया था 1969 ईस्वी में। समस्त जीवों का 5 जगत वर्गीकरण है, तो क्या है, मोनेरा, प्रोटिस्टा, कवक, पादप और जंतु। सभी प्रोकैरियोटिक जीव सम्मिलित किए जाते हैं तो ये मोनेरा जगत में सम्मिलित किए जाते हैं। नेक्स्ट देखेंगे, मोनेरा जगत के सदस्य हैं जीवाणु, नील हरितशैवाल और साइनोबैक्टीरिया हैं। प्रोकैरियोटिक जीव में नहीं होते हैं तो केंद्रक नहीं होते हैं। एक कोशिकीय प्रोकैरियोटिक सम्मिलित किए जाते हैं, प्रोटिस्टा जगत में सम्मिलित किए जाते हैं। प्रोटिस्टा जगत के सदस्य हैं शैवाल, कवक और प्रोटोजुआ। यूकैरियोटिक में उपस्थित होते हैं तो केंद्रक उपस्थित होते हैं। यहाँ से देखेंगे जीवाणु की खोज किसने किया था, लूमेनहॉक ने किया था, 1683 ईस्वी में किया था। जीवाणु विज्ञान का पिता किसे कहा जाता है, लूमेनहॉक को कहा जाता है। जीव विज्ञान जीवाणु नाम दिया किसने दिया था, तो ए लूमेन एहरनबर्ग ने दिया था, 1829 ईस्वी में दिया था। कोशिका संरचना वाला छोटा जीव कौन सा है, तो जीवाणु है। जीवाणुओं की कोशिका भित्ति बनी होती है तो ये म्यूकोपेप्टाइड की बनी होती है। आइए नेक्स्ट देखेंगे,
दलहनी पौधों की जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है तो ये राइबोजियम है। वायुमंडलीय नाइट्रोजन को नाइट्रेट के रूप में परिवर्तित करता है राइबोजियम। दूध में पाया जाने वाला जीवाणु है तो ये लैक्टोबैसिलस है। उसके बाद एंटीसेप्टिक सर्जरी की खोज किसने किया था? ये जोसेफ लेस्टर ने किया था। जीवाणुओं का कृत्रिम संवर्धन रॉबर्ट कोच ने किया था। जीवाणुओं में राइबोसोम पाया जाता है, 70 प्रकार के पाए जाते हैं, 70 इस प्रकार के पाए जाते हैं। प्रोटोजोआ होता है, एक कोशिकीय जीव होता है। प्रोटोजोआ शब्द का प्रयोग किसने किया था? तो गोल्ड फर्स्ट ने किया था। प्रोटोजोआ संघ के जंतु हैं अमीबा, यूग्लिना, प्लाज्मोडियम, एंट अमीबा और हिस्टोलिका। हरा प्रोटोजोआ कहलाता है यूग्लिना। क्या कहलाता है? यूग्लिना कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे यहाँ पर देखिए विषाणु। तो विषाणु से क्या होता है? संसार का सूक्ष्मतम जीव कौन सा है? तो विषाणु है। विषाणुओं के अध्ययन कहलाते हैं तो ये वायरोलॉजी कहलाते हैं। विषाणुओं की खोज इवान मोस्की ने किया था 1892 ईस्वी में। साधारणतः सभी जीवाणु बने होते हैं प्रोटीन तथा न्यूक्लिक अम्ल यानी RNA के बने होते हैं। जीवाणु का आकार होता है 0.15 से लेकर 0.2 माइक्रोन के बराबर होता है। रासायनिक रूप से जीवाणु होते हैं तो न्यूक्लियोप्रोटीन होते हैं। यहाँ कोशिका देखेंगे। जीवन की मूलभूत इकाई क्या है? तो कोशिका है। कोशिका की खोज रॉबर्ट हुक ने किया था 1665 ईस्वी में। जीवित कोशिका की खोज ल्यूमेन हॉक ने किया था। कोशिका का अध्ययन कहलाता है तो ये साइटोलॉजी कहलाता है। कोशिका सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो ये स्लाइडेन एम स्वान ने किया था 1838 से 39 ईस्वी में। जीवधारियों की संरचनात्मक एवं क्रियात्मक इकाई होती है कोशिका। कोशिका दो प्रकार की होती है, प्रोकैरियोटिक और यूकैरियोटिक होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि केंद्रक एवं केंद्रिका नहीं पाए जाते हैं तो प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में नहीं पाए जाते हैं। केंद्रक एवं केंद्रिका उपस्थित होते हैं तो यूकैरियोटिक कोशिका में उपस्थित होते हैं। वह छोटी कोशिका सबसे छोटी कोशिका होती है तो ये माइक्रोप्लाज्मा गैलीसेप्टिक जीवाणु की होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि सबसे बड़ी कोशिका होती है तो शुतुरमुर्ग के अंडा का होता है। मानव शरीर का सबसे लंबा कोशिका होता है तो न्यूरॉन तंत्रिका कोशिका होता है। मानव शरीर में पाए जाने वाला सबसे छोटी कोशिका होती है तो ये सेरेबेलम की नेगयूल सेल की होती है। मानव शरीर में पाई जाने वाली सबसे बड़ी कोशिका होती है तो ये अंडाणु यानी ओवरी होती है। कोशिका की संरचना देखेंगे। जीवन की भौतिक आधार क्या है? तो जीव द्रव्य है। जीव द्रव्य की खोज किसने किया था? तो ये डुजार्डिन ने किया था। जीव द्रव्य का नामकरण पुरकिंजे ने 1839 ईस्वी में किया था। जीव द्रव्य जीवन का भौतिक आधार है, इसका कथन है तो ये हेक्सले का कथन है। जीव द्रव्य सिद्धांत दिया तो ये शुल्ज ने दिया था। पादप कोशिकाओं का बाहरी आवरण कहलाता है तो कोशिका भित्ति कहलाता है। कोशिका भित्ति पाई जाती है केवल पादप कोशिकाओं में पाई जाती है। कोशिका भित्ति बनी होती है तो सेल्यूलोज की बनी होती है। कोशिका झिल्ली पाई जाती है, पादप एवं जंतु दोनों में पाई जाती है। कोशिका का एक निश्चित आकार एवं कोशिकांगों को सुरक्षा प्रदान करती है तो कोशिका झिल्ली प्रदान करती है। कोशिका झिल्ली यानी प्लाज्मा झिल्ली बनी होती है तो ये लिपिड एवं प्रोटीन की बनी होती है। यहाँ से देखेंगे माइटोकॉन्ड्रिया। माइटोकॉन्ड्रिया की खोज अल्टमैन ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया नाम किसने दिया? तो ये बेंडा ने दिया था। माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, माइटोकॉन्ड्रिया में नहीं होता है तो क्या? जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है, जीवाणुओं में माइटोकॉन्ड्रिया नहीं होता है। उसके बाद माइटोकॉन्ड्रिया में पाए जाने वाला द्रव्य कहलाता है तो ये मैट्रिक्स कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि
कोशिका का पावर हाउस यानी ऊर्जा गृह किसे कहा जाता है? माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। कोशिका का श्वसन केंद्र माइटोकॉन्ड्रिया को कहा जाता है। माइटोकॉन्ड्रिया में ऊर्जा किस रूप में संचित रहती है? तो एटीपी के रूप में संचित रहती है। नेक्स्ट देखेंगे, एटीपी का निर्माण माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। एटीपी इकाई होती है तो ऊर्जा की होती है। क्रेब्स चक्र होता है माइटोकॉन्ड्रिया में होता है। क्रेब्स चक्र की खोज हैंस क्रेब्स ने किया था। माइटोकॉन्ड्रिया का दिल कहलाता है तो ए क्रिप्टी कहलाता है। माइटोकॉन्ड्रिया के दिल क्रिप्टी कहलाता है। यहाँ से देखेंगे गोल्जी काय के क्वेश्चन क्या बोलता है कि गोल्जी काय की खोज किसने किया था? तो एक कैमिलो गोल्जी ने किया था। गोल्जी काय की क्रियात्मक इकाई को कहते हैं तो ए सिस्टर नहीं कहते हैं। कोशिका का ट्रैफिक पुलिस यानी यातायात प्रबंधक किसे कहता है? गोल्जी काय को कहते हैं। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? तो ए क्या है? श्रवण करना है। गोल्जी काय का मुख्य कार्य क्या है? श्रवण करना है। कार्बोहाइड्रेट का संश्लेषण गोल्जी काय द्वारा होता है। यहाँ देखेंगे लाइसोसोम यानी लाइसोसोम्स की खोज किसने किया था? तो एडी डुबे ने 1948 ईस्वी में किया था। लाइसोसोम एक प्रकार का होता है एंजाइम। लाइसोसोम का मुख्य कार्य होता है बाह्य पदार्थों का भक्षण एवं पाचन करना होता है। आत्महत्या के थैली किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। कोशिका का एटम बम किसे कहते हैं? लाइसोसोम को कहते हैं। राइबोसोम की खोज किसने किया था? तो ए पैलेट ने किया था 1953 ईस्वी में किया था। राइबोसोम बने होते हैं तो आरएनए एम प्रोटीन के बने होते हैं। राइबोसोम का निर्माण होता है केंद्रिका द्वारा होता है। राइबोसोम दो प्रकार के होते हैं, 70S राइबोसोम एवं 80S राइबोसोम होते हैं। प्रोकैरियोटिक में पाया जाता है 70S प्रकार के राइबोसोम पाया जाता है। यूकैरियोटिक में पाया जाता है 80S प्रकार के राइबोसोम पाए जाते हैं। प्रोटीन का संश्लेषण होता है राइबोसोम में होता है। प्रोटीन की फैक्ट्री कहलाता है राइबोसोम कहलाता है। यहाँ से देखेंगे कवक लॉग देखेंगे। लॉग पाया जाता है पादप में लॉग पाया जाता है। लॉग 3 प्रकार के होते हैं, अवणी लॉग यानी ल्यूकोप्लास्ट यानी वणी लॉग यानी क्रोमोप्लास्ट और हरित लॉग यानी क्लोरोप्लास्ट। वणी लॉग मुख्यतः पाए जाते हैं तो ए जड़ों की कोशिकाओं में पाया जाता है। फूलों और बीजों को आकर्षण रंग प्रदान करता है तो एक क्रोमोप्लास्ट करता है। पौधों के पत्तियों का रंग हरा होता है तो हरित लौक यानी क्लोरोप्लास्ट के कारण होता है। पत्तियों का रंग पीला होता है कैरोटीन के निर्माण के कारण होता है। पर्णहरित यानी क्लोरोफिल में उपस्थित मुख्यतः धातु क्या है? मैग्नीशियम है। प्रकाश संश्लेषण में सहायक करता है तो हरित लौक और क्लोरोप्लास्ट करता है। कोशिका का रसोई घर कहलाता है तो हरित लौक कहलाता है। टमाटर में लाल रंग का कारण क्या है? तो लाइकोपीन है। हल्दी में पीला रंग किसके कारण होता है? तो जैंथोफिल के कारण होता है। पपीता का पीला रंग किसके कारण होता है? तो कैरिका जैंथिन के कारण होता है। सेव में लाल रंग किसके कारण होता है? तो एंथोसाइनिन के कारण होता है। मिर्च में लाल रंग किसके कारण होता है? तो कैप्सेथिन के कारण होता है। गाजर में कौन सा वर्णक पाया जाता है? तो कैरोटीन पाया जाता है। केंद्रक की खोज की थी तो रॉबर्ट ब्राउन ने किया था 1831 ईस्वी में किया था। कोशिका प्रबंधन का कार्य क्या है? तो केंद्रक है। कोशिका का दिमाग कहलाता है तो केंद्रक कहलाता है। केंद्रक का मुख्य भाग होता है तो क्रोमैटिन होता है। क्रोमैटिन बना होता है प्रोटीन, हिस्टोन व डीएनए का। कोशिका का निर्जीव रचना है तो ये रसधनी है। रसधनी पाया जाता है पादप कोशिका में पाया जाता है। तरकाय की खोज की तो ए बोबेरी ने किया था। तरकाय पाया जाता है तो जंतु कोशिका में तरकाय पाया जाता है। यहाँ से देखेंगे कोशिका का विभाजन। केंद्रक विभाजन की क्रिया कहलाती है तो ए कैरियोकाइनेसिस कहलाती है। उसके बाद समसूत्री विभाजन होता है तो कायिक कोशिकाओं में।
अर्धसूत्री विभाजन होता है तो लैंगिक जनन कोशिकाओं में होता है। अर्धसूत्री विभाजन होता है जीवाणुओं में होता है। समसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? तो ये वाल्टर फ्लेमिंग ने किया था। अर्धसूत्री विभाजन की खोज किसने किया था? तो हॉमर व मुरे ने किया था। यहाँ से देखेंगे जैव विकास। प्राकृतिक वर्ण का सिद्धांत किसने दिया था? तो ये डार्विन के द्वारा दिया गया था। उत्परिवर्तन का सिद्धांत किसने दिया था? हुओ डू ब्रिज ने दिया था। नेचुरल सिलेक्शन यानी प्राकृतिक चयन का सिद्धांत दिया था तो ये डार्विन ने दिया था। विकास के सिद्धांत के प्रतिपादक कौन है? तो ये डार्विन है। यहाँ पे देखेंगे आगे आनुवंशिकी यानी आनुवंशिकी का पिता एवं जनक कहा जाता है तो ग्रेगर जॉन मेंडल को कहा जाता है। आनुवंशिकी संबंधित प्रयोग के लिए मेंडल ने किस पौधे का चुनाव किया था? तो मटर के पौधे का चुनाव किया था। आनुवंशिकता के विज्ञान को आनुवंशिकी कहा था तो ए डब्ल्यू वाटसन ने किया था। जेनेटिक्स शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो ए डब्ल्यू वाटसन ने 1905 ईस्वी में किया था। आनुवंशिकी परिवर्तन होता है तो एक क्रोमोसोम में होता है। आनुवंशिकता की मूल इकाई क्या है? तो जीन होती है। जीन शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किया था तो ए विल्हेल्म और जोहानसन ने किया था 1909 ईस्वी में। जीन अवस्थित होते हैं तो गुणसूत्रों में अवस्थित होते हैं। एक जीन एक एंजाइम सिद्धांत को प्रतिपादित किया था तो ए बिडल एवं टैटम ने किया था। गैमेट की शुद्धता के नियम का प्रतिपादन किया था तो मेंडल ने किया था। जीवन की उत्पत्ति हुई तो प्रीकैम्ब्रियन काल में हुई थी। उसके बाद देखते हैं गुणसूत्र यानी वह आनुवंशिक गुणों का वह वाहक होता है तो कौन होता है? गुणसूत्र होता है। गुणसूत्र या क्रोमोसोम की खोज स्टार्सबर्गर ने किया था 1875 ईस्वी में। क्रोमोसोम यानी गुणसूत्र का नामकरण या सर्वप्रथम प्रयोग किया था ए वाल्डेयर ने किया था 1888 ईस्वी में किया था। गुणसूत्रों का निर्माण होता है तो क्रोमेटिन नामक पदार्थ से होता है। मनुष्य तथा जंतुओं में लिंग निर्धारण होती है तो गुणसूत्रों के द्वारा लिंग निर्धारण होती है। नेक्स्ट देखेंगे कि मनुष्य में गुणसूत्रों की संख्या होती है 44 अर्थात 23 जोड़ी होती है। लिंग गुणसूत्र कहलाते हैं तो 23वां जोड़ा कहलाता है। पुरुष एवं स्त्री संगठन होता है तो XY तथा XX यानी पुरुष में होता है क्या? XY और महिला में क्या होता है? XX होता है। पुरुष में 23वां जोड़ा गुणसूत्र होता है XY। महिला में 23वां जोड़ा गुणसूत्र क्या होता है? तो XX होता है। मानव में बच्चों का लिंग निर्धारण होता है तो पिता के गुणसूत्र XY के द्वारा होता है। एक लड़का अपने पिता से विरासत में गुणसूत्र प्राप्त करता है 22+Y। न्यूक्लिक अम्ल देखेंगे। न्यूक्लिक अम्ल की खोज जर्मन वैज्ञानिक फ्रेडरिक मिशर ने 1869 ईस्वी में किया था। न्यूक्लिक अम्ल का निर्माण होता है तो न्यूक्लियोटाइड में होता है। ये देखेंगे कि दो न्यूक्लिक अम्ल है RNA और DNA। RNA का पूर्ण रूप क्या है? तो ए राइबो न्यूक्लिक एसिड होता है। DNA का क्या होता है? तो डिफिशियंसी न्यूक्लिक एसिड। DNA का डबल हेक्सिन मॉडल दिया था तो ए वाटसन एम क्रिक ने दिया था 1953 ईस्वी में दिया था। नेक्स्ट देखेंगे कि वाटसन एम क्रिक को नोबेल पुरस्कार कब दिया गया था? तो ए 1962 ईस्वी में दिया गया था। DNA संश्लेषण का प्रतिपादन किया तो ये कॉर्नबर्ग ने किया था। DNA में होता है एक आनुवंशिक पदार्थ। DNA का मुख्य कार्य है प्रोटीन संश्लेषण को नियंत्रित करना तथा आनुवंशिक क्रियाओं का संचालन करना। प्रोटोजोआ प्रयोगशाला में सर्वप्रथम DNA का संश्लेषण किया था तो हरगोविंद खुराना ने किया था। पैतृकता सिद्धांत करने में सहायता होता है तो DNA और फिंगर प्रिंटिंग टेस्ट के द्वारा
होता है। डीएनए फिंगर प्रिंटिंग एवं डायग्नोस्टिक केंद्र अवस्थित हैं कहाँ है, तो ये हैदराबाद में अवस्थित है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र स्थित है, तो हैदराबाद में ही स्थित है। आरएनए का संश्लेषण होता है तो डीएनए के द्वारा होता है। आरएनए में शर्करा पाई जाती है, राइबोसोम। डीएनए में मौजूद शर्करा है तो डीऑक्सी राइबोस। केंद्रक में डीएनए का अंश होता है 10%। डीएनए बहुलक है न्यूक्लियोटाइड्स का। प्रोटीन निर्माण के लिए आदेश देता है तो डीएनए प्रोटीन का निर्माण करता है। आरएनए डीएनए की श्रृंखला बंधी होती है हाइड्रोजन बंधन से। कोशिका के अंदर सूचना का प्रवाह किसके द्वारा होता है, आरएनए के द्वारा होता है। न्यूक्लियस के बाहर डीएनए मिलता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में मिलता है। यहाँ से देखेंगे वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो थियोफ्रेटस को कहा जाता है। आधुनिक वनस्पति विज्ञान का जनक किसे कहा जाता है, तो लिनियस को कहा जाता है। वनस्पति जगत का बड़ा समूह कौन सा है, तो ये थैलोफाइटा है। थैलोफाइटा समूह के पौधे होते हैं सुकाय। सबसे सरल स्थलीय पौधा समूह है तो ये बायोफाइटा है। प्रथम स्थलीय पौधा माना जाता है तो ये बायोफाइटा को ही माना जाता है। सबसे बड़ा बायोफाइटा है तो ये डाइसोनिया है। सबसे छोटी बायोफाइटा का है जूओप्सिस है। संवहन ऊतक जाइलम तथा फ्लोएम का अभाव होता है तो ये ब्रायोफाइटा में होता है। वनस्पति जगत का एम्फीबिया वर्ग कहलाता है तो ये बायोफाइटा कहलाता है। टेरिडोफाइटा समूह के पौधे उगते हैं नम एवं छायादार स्थानों पर। सबसे छोटी टेरिडोफाइटा है तो ये एजोला है। कौन सा है, एजोला है। नेक्स्ट देखेंगे शैवाल। तो शैवालों का अध्ययन क्या कहलाता है, तो ये फाइकोलॉजी कहलाता है शैवालों का अध्ययन। शैवालों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो सेलुलोज की बनी होती है। अंतरिक्ष यात्री प्रोटीन युक्त भोजन जल और ऑक्सीजन प्राप्त करते हैं तो एक कैलोरेला शैवाल से प्राप्त करते हैं। आयोडीन बनाने में उपयोगी शैवाल है तो ये लेमनेरिया है। कौन सा है, लेमनेरिया है। सबसे बड़ा शैवाल कौन सा है, तो ये मैक्रोसिस्टिस है। उसके बाद देखते हैं सबसे छोटा शैवाल कौन सा है। सबसे छोटा शैवाल कौन सा है, तो एक कलेमाई डोमोनास है। यहाँ से देखेंगे कवक है तो ये बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। क्या है, बहुकोशिकीय यूकैरियोटिक जीव है। कवकों का अध्ययन क्या कहलाता है, ये तो माइकोलॉजी कहलाता है। प्रमुख कवक हैं ईस्ट, मशरूम और खमीर हैं। कवकों की कोशिका भित्ति किसकी बनी होती है, तो एक काइटिन की बनी होती है। कवक में भोजन संचित रहता है तो ग्लाइकोजन के रूप में संचित रहता है। डबल रोटी के निर्माण में उपयोग किया जाने वाला है क्या, कौन सा कवक किया जाता है, तो सैक्रोमाइसेज नामक कवक किया जाता है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है तो ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। डबल रोटी बनाने में प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का प्रयोग किया जाता है। उसके बाद शराब उद्योग में प्रयोग किया जाता है, ईस्ट का ही प्रयोग किया जाता है। बेकरी में ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का प्रयोग किया जाता है, यानी ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने में किया जाता है। नेक्स्ट देखेंगे लाइकेन। तो लाइकेन बने होते हैं कवक एवं शैवाल के बने होते हैं। लाइकेन शब्द का प्रयोग थियोफ्रेटस ने किया था। पेड़ों की छाल पर उगने वाले लाइकेन कहलाता है तो ये कोर्टिकोल्स कहलाते हैं। क्या कहलाता है, कोर्टिकोल्स कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले लाइकेन क्या कहलाते हैं, तो एक सेक्सिकोल्स कहलाते हैं। गोबर पर उगने वाले कवक क्या कहलाते हैं, तो एक क्रोप्रोफिल कहलाते हैं। और लाइकेन सहायक होता है तो मृदा निर्माण में सहायक होता है।
देखेंगे कि प्रयोगशाला में प्रयोग होने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है तो ए रोसेला लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। इत्र बनाने में उपयोग में लाया जाने वाला लाइकेन कौन सा है तो ए लोबेरिया इर्बेनिया और में रेमेनीला है। उसके बाद देखेंगे अनावृतजीवी है तो ए अनावृतजीवी समूह के पौधों में बीज होते हैं नग्न यानी आवरण नहीं होते हैं। सबसे बड़ा अनावृतजीवी पौधा है तो सिकुआ है। सबसे छोटा अनावृतजीवी कौन सा है तो ए जैमिया पिग्मिया है। साबूदाना प्राप्त किया जाता है तो साइकस से प्राप्त किया जाता है। अनावृतजीवी पौधों में परागण की क्रिया होती है तो ये वायु के माध्यम से होती है। आवृतजीवी पौधा यहाँ पर देखेंगे, आवृतजीवी समूह के पौधों में बीज होते हैं तो फल के अंदर होते हैं। सबसे बड़ा आवृतजीवी पौधा क्या है तो यूकेलिप्टस का पौधा होता है। सबसे छोटा आवृतजीवी पौधा तो ए लेमना है। सबसे छोटा बीज होता है तो ए आर्किड का बीज होता है। सबसे बड़ा बीज होता है तो ए लोडोसिया का बीज होता है। सबसे ऊंचा पौधा सिकुआ यानी सेम्पर बिरेंस का पौधा होता है। सोलेनेसी कुल के पौधे होते हैं तो देखते हैं कौन कौन से पौधे होते हैं तो आलू, बैगन, टमाटर, तंबाकू, मिर्च होते हैं। रूटेसी कुल के पौधे होते हैं तो नींबू, संतरा, बेल और क्या हो जाएगा मौसम्मी हो जाएगा। उसके बाद रोजेसी कुल के पौधे होते हैं तो ए सेव, नाशपाती, गुलाब और रसभरी होती है। मालवेसी कुल के पौधे होते हैं तो कपास, भिंडी और गुलहड़ होता है। मटर किस कुल के पौधे है तो ए लेगयूमिनेसी कुल के पौधा है। गन्ना किस कुल का पौधा है तो ग्रेमिनी कुल के पौधा है। लौंग किस कुल का पौधा है तो ए मिट्रेसी कुल के पौधा है। लौंग के तेल का प्रमुख घटक क्या है तो यूरेनॉल है। क्या है यूरेनॉल है। जड़, तना और पत्ती। पौधा का अवरोही भाग होता है जड़। तुर्क रूपी जड़ में के उदाहरण है तो मूल्य है। उसके बाद कुंभी रूपी जड़ के उदाहरण क्या है तो ये सलजम है। उसके बाद शंकाकार जड़ के उदाहरण है तो कौन सा है गाजर है। गांठदार जड़ के उदाहरण है तो शकरकंद है। जड़ों के रूपांतरण है तो मूली, गाजर और सलजम हो जाएगा। तने के रूपांतरण है तो आलू, अदरक और हल्दी हो जाएगा। अदरक तथा आलू के खाने योग्य भाग हैं तो तन्ना है। कंद के उदाहरण हैं आलू और घन कंद के उदाहरण क्या हैं तो ओल और अरबी हो जाएगा। प्रकंद के उदाहरण हैं तो अदरक और हल्दी हो जाएगा। शल्ककंद के उदाहरण हैं तो प्याज और लहसुन हो जाएगा। प्याज के छिलके उतारने पर आंसू आते हैं तो ये सल्फेनिक अम्ल के कारण आता है। लहसुन के में गंध का उदाहरण है तो ये एलाइसिन है। मिर्च के तीक्ष्णता का कारण क्या है तो ये कैप्साइसिन है। उसके बाद क्या है कि राइजोम पादप का भूमिगत रूप क्या है तो तन्ना है। दलहन के जड़ में पाया जाने वाला जीवाणु है तो ये राइबोजियम है। उसके बाद पौधे नाइट्रोजन ग्रहण करते हैं तो नाइट्रेट के रूप में ग्रहण करते हैं। वह तंत्र जिसके द्वारा तने की वृद्धि दर मापी जाती है क्या है तो ये ऑक्जेनोमीटर होता है। तना, पत्ती
एवं कली से नया पौधा प्राप्त करना कहलाता है तो एक कायिक प्रबंधन कहलाता है। आलू का कायिक प्रवर्धन होता है तना से। ब्रायोफिल्स में कायिक संवर्धन होता है तना से। पौधों का मुख्य प्रकाश संश्लेषण अंग है पत्ती। पत्तियों में अति सूक्ष्म छिद्र है तो उसको क्या रंध्र कहते हैं। पत्तियां सांस लेती है तो स्टोमोटा के द्वारा सांस लेती है। वाष्पोत्सर्जन में सहायक होता है तो स्टोमोटा सहायक होता है। पौधों की पत्तियों का रंग हरा होता है, क्लोरोफिल के कारण हरा होता है। पत्तियों का लाल, नारंगी और पीला रंग होता है तो कैरोटीनाइड के कारण होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि क्लोरोफिल के केंद्रक में होता है तो मैग्नीशियम होता है। पत्तियों का मुख्य कार्य है तो प्रकाश का संश्लेषण क्रिया द्वारा भोजन बनाना है। उसके बाद देखेंगे फलों का अध्ययन क्या कहलाता है, पोमोलॉजी कहलाता है। फल बना होता है निषेचन के बाद अंडाशय से बना होता है। बीज बना होता है निषेचन के बाद बीजांड से बना होता है। निषेचन का खोज सर्वप्रथम किसने किया था तो स्टार्सबर्गर ने किया था। नेक्स्ट देखेंगे नर एवं मादा में जनन इकाइयों का संयोजन कहलाता है तो निषेचन कहलाता है। सबसे बड़ा बीजांड होता है तो साइकस में होता है। जीवित जीवाश्म है तो साइकस जीवित जीवाश्म है। जिस फल को बनाने में पुष्प का केवल अंडाशय ही भाग लेता है क्या कहलाता है तो वो सत्य फल कहलाता है। जिस फल को बनाने में अंडाशय के अतिरिक्त पुष्पों के अन्य भाग भी यानी जैसे कि पुष्प और बाह्य दल भी भाग लेते हैं वो क्या कहलाता है, वो असत्य फल कहलाता है। असत्य फल के उदाहरण है मटर, आम। सत्य फल के उदाहरण कौन सा है तो ए मटर हो जाएगा और आम हो जाएगा। और असत्य फल के उदाहरण सेव, नाशपाती, कटहल हो जाएगा। सारोसिस फल के उदाहरण हैं तो एक क्या हो जाएगा, सहतूत, अनानास और कटहल हो जाएगा। आम, इमली, पपीता, बेर कौन सा भाग खाने योग्य होता है तो ए मध्य फल भीति खाने योग्य भाग होता है। अमरूद, अंगूर, शरीफा तथा टमाटर के खाने योग्य भाग है तो ये फल भीति होता है। लीची का खाने योग्य भाग एरिल होता है। नारियल का खाने योग्य भाग भ्रूण पुष्प होता है। फूल गोभी का खाने योग्य भाग पुष्पकर्म होता है। फूल देखेंगे, पौधों का जनन अंग होता है पुष्प यानी फूल। पुष्पों का अध्ययन कहलाता है तो एंथ्रोलॉजी कहलाता है। फूलों की खेती कहलाती है तो फ्लोरिकल्चर कहलाती है। पुष्प का नर अंग कहलाता है तो पुंकेसर कहलाता है। पुष्प का मादा अंग कहलाता है तो ए अंडप कहलाता है यानी कार्पेल कहलाता है। उसके बाद सबसे छोटा पुष्प क्या है तो ए बुल्फिया का पौधा है। सबसे बड़ा पुष्प होता है रेफ्लेसिया का पौधा होता है। यहाँ पे पादप ऊतक देखेंगे, कोशिकाओं का समूह जिसकी उपस्थिति, संरचना तथा कार्य समान होती है कहलाती है तो ऊतक कहलाती है। ऊतक शब्द का प्रयोग बिचट ने किया था। शरीर में ऊतकों का निर्माण होता है प्रोटीन से होता है। जाइलम तथा फ्लोएम है तो ये संघवनीय ऊतक हैं। पत्तियों में बने खाद्य पदार्थों को पौधों के अन्य भागों तक पहुंचाता है, फ्लोएम पहुंचाता है। पौधों की जड़ों तथा अवशोषित जल तथा खनिज लवणों को पौधों के विभिन्न भागों तक पहुंचाता है तो ये जाइलम पहुंचाता है। शरीर के ऊतकों तथा अंगों को आपस में जोड़ने का कार्य करता है संयोजी ऊतक करता है। रक्त एक प्रकार का संयोजी ऊतक ही है। प्रकाश संश्लेषण पेड़ व पौधों द्वारा खाना तैयार करने की प्रक्रिया है तो ये प्रकाश संश्लेषण यानी फोटोसिंथेसिस है। प्रकाश संश्लेषण की इकाई है तो एक क्वांटोसोम है। प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक होता है तो एक कार्बन डाइऑक्साइड, पानी, क्लोरोफिल और एवं सूर्य का प्रकाश होता है। प्रकाश ऊर्जा का रासायनिक ऊर्जा में रूपांतरण होता है तो प्रकाश संश्लेषण के द्वारा होता है। क्लोरोफिल प्रकाश के किन रंगों को ग्रहण करता है तो बैंगनी,
नीला एवं लाल रंगों को ग्रहण करता है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे अधिक होती है तो लाल रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण की दर सबसे कम होती है तो बैंगनी रंग के प्रकाश में होती है। प्रकाश संश्लेषण क्रिया होती है केवल दिन में होती है। प्रकाश संश्लेषण में ऑक्सीजन निकलता है जल से। जल के अपघटन के लिए ऊर्जा मिलती है प्रकाश से। प्रकाश संश्लेषण का प्रथम स्थिर यौगिक है तो ये फास्फोग्लिसरिक अम्ल है। वायुमंडल में ऑक्सीजन की मात्रा संतुलित होती है प्रकाश संश्लेषण के द्वारा। ऑक्सीजन की यहाँ पे ऑक्सीजन की मात्रा। जैविक ऊर्जा का अंतिम स्रोत क्या है तो ये सौर विकिरण है। देखेंगे पादप हार्मोन, प्रमुख पादप हार्मोन है तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, एथिलीन और फ्लोरिजेन और साइटोकाइनिन। वृद्धि वर्धक पादप हार्मोन है तो ऑक्सिन, जिब्रेलिन, साइटोकाइनिन। वृद्धि निरोधक पादप हार्मोन है तो ये एब्सिसिक अम्ल एवं एथिलीन। खोजा गया प्रथम पादप हार्मोन है तो ऑक्सिन है। ऑक्सिन की खोज डार्विन ने 1880 ईस्वी में किया था। किसका प्रयोग खेतों में छिड़काव करके खरपतवार नष्ट करने में होता है तो ये ऑक्सिन का प्रयोग किया जाता है। 2D 4D है क्या है, एक खरपतवार नाशी है तो गैसीय रूप में पाए जाने वाला हार्मोन है तो ये एथिलीन है। एथिलीन की खोज बर्ग ने 1962 ईस्वी में किया था। फलों को पकाने के लिए सहायक होता है तो एथिलीन ही सहायक होता है। पुष्पों की संख्या की वृद्धि में सहायक होती है तो ये एथिलीन ही होती है। बौने पौधों को लंबा करने में सहायक होता है तो ये जिब्रेलिन हार्मोन होता है। जिब्रेलिन की खोज कुरोसावा ने 1926 ईस्वी में किया था। कोशिका विभाजन की दर को बढ़ाने एवं विकास में सहायता होती है तो ये साइटोकाइनिन होती है। साइटोकाइनिन की खोज मिलर ने किया था 1951 ईस्वी में। फूल खिलने वाला हार्मोन है तो फ्लोरिजेन है। ट्राउमेटिन है तो ये कार्बोक्सिलिक अम्ल है। पौधों के जख्मों को भरता है तो ये ट्राउमेटिन भरता है। पादप रोग। तंबाकू का मौजिक रोग होता है तो विषाणु के कारण होता है। आलू का सैथिक रोग होता है तो जीवाणु के कारण होता है। गेहूं में रस्ट रोग होता है कवक के कारण होता है। गन्ना में लाल सड़न रोग होता है तो कवक की कमी से होता है। ये देखेंगे कि धान का अंगमार्गी रोग का कारण है क्या है तो एजेंथोमोनास नामक जीवाणु है। ब्लास्ट रोग संबंधित है, धान से संबंधित है। हरित बाली रोग संबंधित है, बजरा से संबंधित है। अग्नि निर्जा रोग ये सेब से संबंधित है। धान में खैरा रोग होता है तो जस्ते की कमी से होता है। आलू में ब्लैक हार्ट रोग होता है तो ऑक्सीजन की कमी के कारण होता है। बंसी टॉप रोग संबंधित है तो केला से संबंधित है। और टीका रोग किससे है तो मूंगफली से संबंधित है। ये देखेंगे कि मटर में मार्स रोग होता है तो मैग्नीज की कमी के कारण होता है। नींबू में डाईबैक तथा लिटिल लीफ रोग होता है तो एक कॉपर यानी तांबा की कमी के कारण होता है। आम तथा बैगन में लिटिल लीफ रोग होता है तो ये जस्ते की कमी के कारण होता है। फूल गोभी में ब्राउलिंग तथा आंवले में निक्रोसिस रोग होता है तो ये बोरॉन की कमी के कारण होता है। नेक्स्ट देखें वनस्पति शास्त्र। तो ये लौंग प्राप्त होता है तो ये शुष्क पुष्प की कली से प्राप्त होता है। हिंग प्राप्त होता है तो पौधों की जड़ों से प्राप्त होता है।
कॉर्क प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है? तो ए ओक वृक्ष की छाल से प्राप्त होता है। ओक का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ए क्वेकर्स सुबर है। हीरोइन प्राप्त होता है तो ए अफीम पोस्ता से प्राप्त होता है। नेक्स्ट देखेंगे, अफीम पोस्ता प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है? तो ए अधपके फल से प्राप्त होता है। अफीम का वानस्पतिक नाम क्या है? तो ए पैपावर सोमनीफेरा फेरम है। मॉर्फिन प्राप्त होता है तो ए अफीम के पौधे से प्राप्त होता है। तंबाकू में विषैला पदार्थ है तो क्या है? निकोटीन है। क्या है? निकोटीन है। निकोटीन प्राप्त होता है तो ये तंबाकू की पत्ती से प्राप्त होता है। कॉफ़ी में उत्तेजक पदार्थ क्या होता है? तो कैफीन होता है। कैफीन प्राप्त होता है तो एक कॉफ़ी की बीजों से प्राप्त होता है। चाय में उत्तेजक पदार्थ क्या है? तो क्या है? थीन है। उसके बाद थीन यानी टैनिन प्राप्त होता है तो किससे प्राप्त होता है? तो ये चाय की पत्ती से प्राप्त होता है। तारपीन तेल प्राप्त होता है तो चीड़ के वृक्ष से प्राप्त होता है। सबसे छोटा गुणसूत्र होता है किसका? शैवाल का होता है। सबसे लंबा गुणसूत्र होता है तो ये ट्राइलियस के प्राप्त होते हैं। किसका होता है सबसे लंबा गुणसूत्र? ये ट्राइलियस में होता है। सबसे भारी काष्ठ वाला पौधा कौन सा है? तो ये हार्ड बिचिया का पौधा होता है। सबसे हल्की काष्ठ वाला पौधा कौन सा है? तो ये ओक्रोमा का पौधा होता है। पौधों के अंकुरण के लिए आवश्यक है जल, ऑक्सीजन एवं ताप आवश्यक है। पौधों की आयु का पता लगाया जाता है तो वृद्धि वलय एवं वार्षिक वलयों को गिनकर। नेक्स्ट देखेंगे, वार्षिक वलयों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। डेंड्रोक्रोनोलॉजी कहलाता है। पौधों के लिए कितने पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है? तो 16 पोषक तत्वों की आवश्यकता होती है। ये देखेंगे कि मरुस्थल में उगने वाले पौधे क्या कहलाते हैं? तो ये जीरोफाइटस कहलाते हैं। चट्टानों पर उगने वाले पौधा क्या कहलाते हैं? तो ये लिथोफाइटस कहलाते हैं। देखेंगे यहाँ से जंतु विज्ञान, यानी जंतु विज्ञान का पता किसे कहा जाता है? तो अरस्तु को कहा जाता है। प्राणी जगत का सबसे बड़ा संघ क्या है? तो अर्थोपोडा संघ है। अर्थोपोडा संघ के जीव हैं तो ये तिलचट्टा है। तिलचट्टा, मच्छर, खटमल, मक्खी और झींगा मछली हो जाएंगे। ये देखेंगे कि कॉकरोच के हृदय में होते हैं 13 कोष्ठ होते हैं। कीटों में पैरों की संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। जंतु जगत का दूसरा बड़ा संघ कौन सा है? तो मोलस्का का है। प्रथम क्या हो जाएगा? ये अर्थोपोडा के और दूसरा मोलस्का का हो जाएगा। मोलस्का संघ के जीव हैं तो ये ऑक्टोपस और क्या हो जाएगा? घोंघा हो जाएगा। ऑक्टोपस है एक मृदुकवची हो जाएगा। देखेंगे मोलस्का संघ के जीव में श्वसन गिल्स के द्वारा होता है। मोलस्का संघ में उत्सर्जन वृक्कों के द्वारा होता है। प्रोटोजोआ संघ के जीव होते हैं तो एक कोशिकीय जीव होते हैं। प्रोटोजोआ नाम दिया था तो किसने दिया था? ये गोल्डफास ने दिया था। ये देखेंगे कि प्रोटोजोआ संघ के जीव है अमीबा, यूग्लिना और पैरामीशियम हो जाएगा। पोरीफेरा संघ के जीव है तो इस क्या हो जाएगा? साइकोन हो जाएगा और स्पंज हो जाएंगे। पेरिफोरा संघ के जीव कहलाते हैं स्पंज कहलाते हैं। ये देखेंगे कि एनिलिडा संघ के जीव है तो जो और क्या हो जाएगा? केंचुआ। केंचुआ में होती है 4 जुड़े हृदय होती है। एनिलिडा संघ के जीव में श्वसन त्वचा के द्वारा होता है। एकाइनोडर्मेटा संघ के जीव होते हैं जेलीफिश, तारा मछली और ब्रिटिल स्टार होता है। सेलिंड्रेटा संघ का जीव होता है तो ये हाइड्रा और मूंगा होता है। हाइड्रा की खोज किसने किया था? तो ल्यूमेनहॉक ने किया था। किसने किया था? ल्यूमेनहॉक ने किया था। उसके बाद एम्फीबिया वर्ग के प्राणी होते हैं क्या होते हैं? उभयचर होते हैं। उभयचर का अर्थ क्या होता है? जल तथा स्थल दोनों पर रहने वाले प्राणी को क्या कहते हैं? उभयचर कहते हैं। जैसे इसका उदाहरण हो जाएगा मेढक हो जाएगा।
मेढक के हृदय में होते हैं तो 3 कक्ष होते हैं। पक्षी का हृदय में होता है 4 कोष्ठ होता है। एंटोमोलॉजी का अध्ययन क्या कहलाता है? कीटों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो एंटोमोलॉजी कहलाता है। पक्षियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ऑर्निथोलॉजी कहलाता है। पृथ्वी पर सबसे ऊंचा एवं विशालतम जीवित पक्षी क्या है? तो शुतुरमुर्ग, जो क्या है? अफ्रीका में पाया जाता है। विश्व का दूसरा विशाल पक्षी कौन सा है? तो ये एमू हो जाएगा। सबसे छोटा पक्षी कौन है? हार्मिंग बर्ड है। स्तनधारियों का मूलभूत लक्षण क्या है? तो ए डाईफ्रॉम हो जाएगा। स्तनधारियों के हृदय में होते हैं 4 कक्ष होते हैं। स्तनधारियों में श्वसन होता है, फेफड़ों के द्वारा होता है। सबसे बड़ा स्तनधारी है तो ब्लू नीलू हवेल हो जाएगा। सबसे छोटा स्तनधारी कौन सा होता है? तो छुछुंदर हो जाएगा। सबसे लंबा स्तनधारी कौन है? जिराफ है। डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्थली में वर्गीकृत किए जाते हैं डॉल्फिन। सबसे बड़ा अकशेरुकी है, क्या है? स्क्वाविड है। अंडा देने वाले एकमात्र स्तनधारी कौन सा है? तो ए डक बिल्ड प्लेटिपस है। सबसे बड़ा स्थलीय जंतु है तो ये अफ्रीकी हाथी हो जाएगा। सरीसृप वर्ग के जीव हैं छिपकली, कछुआ, मगरमच्छ, सांप और गिरगिट हो जाएगा। समांतर सरीसृप का हृदय होता है 3 कक्षीय होता है। अपवाद में क्या है? मगरमच्छ है। इस देखेंगे कि सरीसृपों का विकास हुआ तो ये मेसोजोइक युग में हुआ था। डायनासोर थे क्या से? तो ये मेसोजोइक युग के क्या थे? सरीसृप थे। मगरमच्छ का हृदय होता है 4 कक्षीय होता है। घोंसला बनाने वाला एकमात्र सर्प कौन सा है? तो एक नागराज है, किंग कोबरा। एकमात्र जहरीली छिपकली कौन सी है? तो हीलोडर्मा हो जाएगी। छिपकलियों में श्वसन होती है तो गिल्स के द्वारा होती है। देखेंगे यहाँ पे उत्तक जंतु है, क्या हो जाता है कि रचना एवं उत्पत्ति के समान कोशिकाओं का समूह क्या कहलाता है? उत्तक कहलाता है। उत्तकों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो हिस्टोलॉजी कहलाता है। शरीर में उत्तकों का निर्माण होता है तो प्रोटीन से होता है। विभिन्न उत्तकों एवं अंगों को जोड़ने का कार्य करता है तो ये संयोजी उत्तक करता है। संयोजी उत्तक में पाए जाने वाला जो तंतु है तो ये टेंडन एवं क्या हो जाएगा? लिगामेंट हो जाएगा, जिसे स्नायु भी कहते हैं। इस देखेंगे कि मांसपेशियों को अस्थियों से जोड़ता है, कौन जोड़ता है? टेंडन जोड़ता है। अस्थियों को अस्थियों से कौन जोड़ता है? तो लिगामेंट जोड़ता है। चेतना उत्तक क्या कहलाता है? तो तंत्रिका उत्तक कहलाता है। तंत्रिका उत्तक की कोशिकाओं को कहा जाता है तंत्रिका कोशिका या न्यूरॉन कहा जाता है। 2 न्यूरॉन के बीच की जगह को क्या कहते हैं? तो साइनेप्स कहते हैं। संवेदना को शरीर के एक भाग से दूसरे भाग में भेजने का कार्य कौन करती है? तो तंत्रिका कोशिका करती है। मस्तिष्क व मेरु रज्जु बने होते हैं तंत्रिका उत्तक से बने होते हैं। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 600 कितना है? 39 है। मानव शरीर की सबसे बड़ी मांसपेशी है तो ए गलूटिस मैक्सिमस की है। मानव शरीर की सबसे छोटी मांसपेशी कौन सी है? तो ए स्टेपिडियस की है। देखेंगे यहाँ से मानव रक्त हो जाएगा। रक्त यानी खून तरल संयोजी ऊतक है। रक्त का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये हेमाटोलॉजी कहलाता है। रक्त क्षारीय होता है और इसका पीएच मान 7.4 होता है। स्वस्थ मनुष्य के शरीर में 5 से 6 लीटर क्या रक्त होता है। रक्त की मात्रा शरीर के भार का 7% होता है। महिलाओं में पुरुष की तुलना में रक्त कितना कम होता है? तो 1 से 2 लीटर कम होता है। रक्त का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर के ताप का नियंत्रण एवं शरीर को रोगों से रक्षा करना होता है। नेक्स्ट देखेंगे कि रक्त में पाई जाने वाली धातु कौन सी है? तो लोहा है। रक्त को सुरक्षित रखा जाता है तो ये 40 डिग्री फ़ारेनहाइट पर रखा जाता है।
रक्त का रंग लाल हीमोग्लोबिन के कारण होता है। हीमोग्लोबिन एक प्रोटीन का एक यौगिक है। हीमोग्लोबिन में मौजूद लौह यौगिक तो क्या हो जाए, हीमैटिन हो जाएगा। हीमोग्लोबिन में पाए जाने वाला तत्व है लोहा। हीमोग्लोबिन का कार्य ऑक्सीजन का परिवहन है। यहाँ से देखेंगे रक्त प्लाज्मा। रुधिर का तरल भाग होता है प्लाज्मा। पदार्थ की चतुर्थ अवस्था प्लाज्मा होती है। रक्त प्लाज्मा होता है रंगहीन। रक्त का कितना परसेंट भाग प्लाज्मा होता है, तो 55% भाग प्लाज्मा होता है। प्लाज्मा में जल का प्रतिशत कितना होता है, तो 90% जल होता है। पचे हुए भोजन का संवहन करता है, कौन करता है, प्लाज्मा करता है। फाइब्रिनोजेन जन एल्ब्यूमिन है, क्या है, तो ये प्लाज्मा प्रोटीन है। रक्त को थक्का बनाने में सहायक अनिवार्य प्रोटीन क्या है, तो ये फाइब्रिनोजेन हो जाएगा। प्लाज्मा में से फाइब्रिनोजेन नामक प्रोटीन निकाल देने पर शेष प्लाज्मा क्या कहलाता है, तो ये सीरम कहलाता है। एंटीबॉडी है, एक प्रकार का प्रोटीन है। एंटीबॉडी पाया जाता है, तो रक्त प्लाज्मा में एंटीबॉडी पाया जाता है। शरीर के अंदर रक्त को जमने से रोकता है, तो कौन जो रोकता है, तो हिपैरिन नामक प्रोटीन रोकता है। यहाँ से देखेंगे रक्त कणिकाएं। रक्त को 3 भागों में बांटा जाता है। लाल रक्त कण यानी आरबीसी, सफेद रक्त यानी डब्ल्यूबीसी तथा रक्त बिम्बाणु। लाल रक्त कण का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा में लाल रक्त का निर्माण होता है। लाल रक्त कण का जीवन काल होता है 20 से लेकर 120 दिन का होता है। सफेद रक्त कण का निर्माण होता है, तो अस्थि मज्जा, लिम्फो नोड, यकृत एवं प्लीहा में। सफेद रक्त का जीवन काल होता है 2 से 4 दिन होता है। सफेद रक्त कण को कहा जाता है, तो ए ल्यूकोसाइट कहा जाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि लाल रक्त कण को कहा जाता है, तो ए इरिथोसाइट कहा जाता है। सबसे बड़ा सफेद रक्त कण है, तो मोनोसाइट है। लाल रक्त कण यानी आरबीसी का मुख्य कार्य क्या होता है, तो शरीर की हर कोशिकाओं में ऑक्सीजन का पहुंचाना। सफेद रक्त कण यानी डब्ल्यूबीसी का मुख्य कार्य क्या है, तो ये शरीर को रोगों से संक्रमण से बचाना। एंटीजन पाया जाता है आरबीसी में। एंटीजन 2 प्रकार के होते हैं, ए एवं बी। आरबीसी की संख्या पाई जाती है, तो ए हीमोसाइटोमीटर से मापी जाती है। आरबीसी की संख्या मापी जाती है, तो हीमोसाइटोमीटर से मापी जाती है। आरबीसी का कब्र गाह कहलाता है, तो ये प्लीहा कहलाता है। ब्लड बैंक कहलाता है प्लीहा यानी स्प्लीन कहलाता है। नेक्स्ट देखेंगे कि रक्त में थक्का बनाने में सहायक होता है, तो प्लेटलेट्स का जीवन काल 2 से 5 दिन का होता है। प्लेटलेट्स का निर्माण होता है अस्थि मज्जा में होता है। प्लेटलेट्स की मृत्यु होती है, तो प्लीहा में होती है। खून थक्का नहीं बनता है। हीमोफीलिया, जो हीमोफीलिया रोग हो जाता है उसमें खून का थक्का नहीं बनता है। रक्त थक्का बनाने में सहायक विटामिन कौन सा है, तो विटामिन के हो जाएगा। लाल रुधिकाणु नहीं बनते हैं, तो ये थैलीसीमिया में नहीं बनते हैं। थैलेसीमिया जो रोग हो जाता है, तो उसमें रक्त का थक्का नहीं बनता है। रक्त में डब्ल्यूबीसी की अत्यधिक मात्रा में उपस्थिति कहलाती है, तो ये क्या कहलाती है, ल्यूकेमिया कहलाती है। देखेंगे रक्त वर्ग। रक्त समूह होते हैं ए बी और ओ। रक्त समूह की खोज कार्ल लैंडस्टीनर ने किया था। उसके बाद लैंडस्टीनर को नोबेल पुरस्कार मिला था 1930 ईस्वी में मिला था। सर्वदाता रक्त समूह ओ कहलाता है और सर्वग्राही कौन कहलाता है, तो ए बी कहलाता है। आर एच फैक्टर संबंधित है, तो रक्त से संबंधित है। आर एच फैक्टर की खोज लैंडस्टीनर और विनर ने 1940 ईस्वी में बीसस बंदर में किया था। रक्त को शुद्ध करता है, तो वृक्क के द्वारा यानी किडनी के द्वारा रक्त शुद्ध किया जाता है।
वृक्क से प्रति मिनट औसत रक्त प्रवाह होता है? तो ए 1200 सीसी होता है। रक्त के शुद्धिकरण की प्रक्रिया कहलाती है? तो डायलिसिस प्रक्रिया कहलाती है। यहाँ से रक्त परिसंचरण देखते हैं। रक्त परिसंचरण तंत्र की खोज किसने किया था? तो ए विलियम हार्वे ने 1628 ईस्वी में किया था। शरीर में रक्त परिसंचरण करता है? तो हृदय। रक्त में गैसों का आदान प्रदान करता है? तो फेफड़ा। मनुष्य का औसत रक्त दाब होता है? तो 120/80 होता है, 80 मिमी होता है। वायुमंडलीय दाब से अधिक होता है। रक्त दाब मापने वाले यंत्र? तो स्पिग्मोमैनोमीटर होता है। रक्तचाप नियंत्रित होता है? एड्रिनल ग्रंथि के द्वारा होता है। व्यक्ति के वृद्ध होने पर रक्तचाप बढ़ जाता है। मानव शरीर में रक्त की अपर्याप्त आपूर्ति कहलाती है? तो वे इसिकीमिया कहलाती है। यहाँ से देखेंगे पाचन तंत्र। मनुष्य में पाचन प्रारंभ होता है मुख से। मुख गुहा का पिछला भाग क्या कहलाता है? तो ग्रसनली कहलाता है। ग्रसनी कहलाता है। क्या कहलाता है? ग्रसनी कहलाता है। पचे भोजन का अवशोषण छोटी आंत में होता है। आंत की लंबाई 22 फीट होती है लगभग में। भोजन पचाने में सहायक होता है? तो एंजाइम। अमाशय से निकलने वाले जठर रस कौन सा एंजाइम होता है? तो ये पेप्सिन एवं रेनिन होता है। प्रोटीन का पाचन होता है? तो ये अमाशय में होता है। प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है तो पेप्सिन हो जाता है। तो ये दूध प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम रेनिन हो जाएगा। मनुष्य की आहार नाल की औसत लंबाई कितनी होती है? तो ये 810 मीटर लगभग 30 फीट होती है। आहार नाल में स्टार्च को पचाने वाला अंतिम उत्पाद कौन से थे? तो ये माल्टोज हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे एंजाइम, यानी एंजाइम मूलतः होते हैं तो प्रोटीन होते हैं। एंजाइम की रचना होती है तो ये अमीनो अम्ल से होती है। जैविक सिस्टम में रासायनिक क्रिया की प्रक्रिया को तेज करने में उत्तरदायी पदार्थ है तो ये एंजाइम है। ट्रिप्सिन, एमाइलेज, जाइमेज, लाइपेज क्या है? तो एक सब क्या है? एंजाइम है। प्रोटीन एवं पेप्टोन को पॉलीपेप्टाइड्स एवं अमीनो अम्ल में परिवर्तित करता है तो ये ट्रिप्सिन करता है। प्रोटीन के पाचन में सहायक एंजाइम है ट्रिप्सिन है। स्टार्च को शर्करा में बदलता है तो एमाइलेज। वसा को ग्लिसरॉल में बदलता है तो लाइपेज। ग्लूकोज को इथेनॉल में बदलता है तो ये लाइमेज। यहाँ से देखेंगे मानव शरीर। मानव शरीर का सबसे बड़ा अंग त्वचा है। त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो एमिनालिन के कारण होता है। त्वचा की ऊपरी सतह क्या कहलाती है? तो एपिडर्मिस कहलाती है। मास्टर ग्रंथि क्या कहलाती है? तो एपिट्यूरी या पीयूष ग्रंथि कहलाती है। मानव शरीर की सबसे बड़ी हड्डी तो फीमर है जो जांघ में होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी हड्डी कहाँ होती है? स्टेपिस जो कान में होती है। सबसे मजबूत हड्डी होती है जबड़े की हड्डी होती है। मानव हड्डियों में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो कैल्शियम फास्फेट पाया जाता है। कान में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 6 होती है। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है तो ये दांत के शिखर की इनेमल की हड्डी जो होता है। अस्थियों का अध्ययन क्या कहलाता है? तो ये ऑस्टियोलॉजी कहलाता है। शरीर में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 206 होती है और नवजात शिशुओं में हड्डियों की संख्या 300 होती है। मानव खोपड़ी में अस्थियों की संख्या 28 होती है। मनुष्य में पसलियों की संख्या 12 जोड़ी होती है। शरीर में मांसपेशियों की कुल संख्या 639 होती है। उपास्थि पाया जाता है तो नाक में पाया जाता है। शरीर में अमीनो अम्ल की संख्या 20 होती है। मानव शरीर में जल की मात्रा कितनी होती है? तो 65 से 80% होती है। मानव शरीर की सबसे छोटी ग्रंथि कौन सी है? तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। मानव शरीर का कठोरतम भाग होता है तो इनेमल यानी दांत की ऊपरी जो परत होता है।
उसी को दांत का इनेमल कहते हैं। टिबिया नामक हड्डी पाई जाती है तो टांगे में पाई जाती है। मानव शरीर का वह अंग जिसमें हड्डियों की संख्या सर्वाधिक होती है तो उंगलियों में सर्वाधिक होती है। शरीर में प्रचुर मात्रा में पाए जाने वाला तत्व क्या है? तो ऑक्सीजन हो जाएगा। मानव शरीर में समांतर तत्व होता है तो मानव शरीर का समांतर तापमान कितना होता है? तो 98.6 फ़ारेनहाइट होता है, 37 डिग्री सेल्सियस और 310 केल्विन होता है। मनुष्य में मेरुदंड से कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है। मनुष्य में श्वसन दर होता है तो 16 से 18 पर होता है। शिशुओं में श्वसन दर 44 बार प्रति मिनट होता है। पैरों में हड्डियों की कुल संख्या कितनी होती है? तो 60 होती है। बाल एवं नाखून की रचना होती है तो एक कैरोटीन नामक प्रोटीन से होती है। मनुष्य में दांत पाए जाते हैं तो 4 प्रकार के दांत पाए जाते हैं। मनुष्य के जीवन काल में कितने दांत 2 बार विकसित होते हैं? तो 20। दांत एवं हड्डियों के निर्माण हेतु आवश्यक तत्व क्या है? तो कैल्शियम और क्या हो जाएगा? फास्फोरस हो जाएगा। यहाँ से देखेंगे एक यकृत। मानव शरीर की सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो यकृत हो जाएगी। यकृत का वजन 1.5 से लेकर 2 kg ग्राम लगभग होता है। पित्त स्रावित होता है यकृत के द्वारा होता है। पित्त होता है तो पीले हरे रंग का क्षारीय द्रव्य होता है। पित्त का पीएच कितना होता है? तो 7.7 होता है। पित्त जमा होता है तो पित्ताशय में होता है। यकृत लिवर में भविष्य के लिए कौन सा एंजाइम भंडारित होता है? तो विटामिन ए होता है। रक्त में ग्लूकोज की मात्रा को नियमित बनाए रखता है तो यह यकृत बनाए रखता है। फाइब्रिनोजेन एवं हैपेरिन नामक प्रोटीन का उत्पादन होता है तो यह यकृत के द्वारा होता है। मानव शरीर में रक्त को जमने से रोकता है तो हिपेरिन रोकता है। रक्त में थक्का बनाने में मदद करता है तो फाइब्रिनोजेन करता है। मृत आरबीसी नष्ट करता है। कहाँ होता है? तो यह यकृत में होता है। शरीर का ब्लड बैंक कहलाता है तो पलीहा कहलाता है। शरीर के ताप को बनाए रखने में मदद करता है तो यकृत करता है। प्रोटीन की अधिक मात्रा को कार्बोहाइड्रेट में परिवर्तित करता है तो यकृत करता है। यहाँ से देखते हैं अग्नाशय। शरीर की दूसरी सबसे बड़ी ग्रंथि कौन सी है? तो अग्नाशय। ट्रिप्सिन स्रावित होता है तो अग्नाशय के द्वारा होता है। लैंगर हैंस की दीपिका पाई जाती है तो अग्नाशय यानी पेनक्रियाज में। इंसुलिन स्रावित होता है तो अग्नाशय के द्वारा स्रावित होता है। इंसुलिन है प्रोटीन श्रृंखला या पेप्टाइड हार्मोन। इंसुलिन में उपस्थित धातु होता है तो जस्ता। इंसुलिन प्राप्त होता है तो डहेलिया के जड़ों से प्राप्त होता है। मधुमेह रोग होता है तो इंसुलिन की कमी के कारण होता है। इंसुलिन की खोज की थी तो बेंटिंग एवं बेस्ट ने किया था। पहली बार इंसुलिन का इंजेक्शन दिया गया था 1922 ईस्वी में लियोनार्ड थॉम्पस को कनाडा में दिया गया था। रुधिर में ग्लूकोज की मात्रा बढ़ना कहलाता है तो मधुमेह यानी डायबिटीज कहलाता है। रक्त ग्लूकोज स्तर को व्यक्त किया जाता है तो मिलीग्राम प्रति डेसीलीटर में किया जाता है। अग्नाशय को पाचन रस के उत्पादन के लिए कौन सा हार्मोन उत्तेजित करता है? तो सिक्रेटिन करता है। यहाँ से देखेंगे हृदय। शरीर का सबसे व्यस्त अंग कौन सा होता है? तो हृदय होता है। हृदय का भार होता है 300 ग्राम लगभग। मनुष्य के हृदय में होता है 4 कोष्ठ होता है। हृदय का मुख्य कार्य क्या होता है? तो शरीर के विभिन्न भागों को रक्त पहुंचाना। शरीर से हृदय की ओर रक्त को ले जाने वाली रक्त वाहिनी कहलाती है तो शिरा कहलाती है। हृदय से शरीर की ओर ले जाने वाली रक्त वाहिनी क्या कहलाती है? तो ये धमनी कहलाती है। हाँ, अशुद्ध रक्त यानी
कार्बन डाइऑक्साइड युक्त रक्त का संवहन करता है तो फुफ्फुसीय धमनी करती है। शुद्ध रक्त यानी ऑक्सीजन युक्त रक्त संवहन करता है तो वो फुफ्फुस सीरा करता है। मनुष्य का हृदय प्रति मिनट धड़कता है तो 72 बार। हृदय के सिकुड़न को कहते हैं तो सिस्टोल कहते हैं। हृदय के फैलने को कहते हैं तो वे डायस्टोल कहते हैं। इसको समांतर नाड़ी का स्पंदन दर बराबर होता है तो हृदय के धड़कन के दर के। हृदय की धड़कन को नियंत्रित करने वाले हार्मोन हैं ये थायरॉक्सिन एवं एड्रीनलिन है। जीवन रक्षक हार्मोन है एड्रिनल को कहते हैं। हृदय घात यानी हार्ट अटैक का कारण क्या है तो शरीर में कोलेस्ट्रॉल की अधिकता के कारण हार्ट अटैक आता है। हृदय की धड़कन पर नियंत्रण के लिए आवश्यक तत्व क्या होते हैं तो पोटेशियम हो जाएगा। हृदय स्पंदन को नियंत्रित करता है तो ये पेसमेकर करता है। जैविक सेवन क्या है तो एक कृत्रिम हृदय है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया था। हृदय का पहले बार प्रतिस्थापन किसने किया था तो डॉक्टर क्रिश्चियन बर्नार्ड के द्वारा किया गया था। अब भारत में प्रथम हृदय का प्रत्यारोपण किसके द्वारा किया था तो ये डॉक्टर पी रेणुगोपाल के द्वारा किया गया था। हृदय संबंधी बीमारियों का पता लगाया जाता है तो ये इलेक्ट्रोकार्डियोग्राफ यानी ईसीजी के द्वारा लगाया जाता है। हृदय की ध्वनि सुनने के लिए प्रयोग किया जाता है तो स्टेथोस्कोप का प्रयोग किया जाता है। हृदय प्रति मिनट रक्त स्पंद करता है, रक्त पंप करता है तो 5 से 6 लीटर। ब्रिक यानी किडनी मनुष्य एवं स्तनधारियों के मुख्य उत्सर्जी अंग होता है तो ब्रिक यानी किडनी। ब्रिक का बाहरी भाग क्या कहलाता है तो ये कोर्टेक्स कहलाता है। ब्रिक का भीतरी भाग क्या कहलाता है तो मेडुला कहलाता है। ब्रिक का वजन होता है तो 140 ग्राम का होता है। ब्रिक की कार्यात्मक इकाई क्या है नेफ्रॉन। मूत्र का निर्माण होता है तो ब्रिक में। मूत्र अम्लीय यानी पीएच मान कितना होता है तो 6 होता है। स्वस्थ मनुष्य प्रति मिनट पेशाब करता है यानी 1.5 लीटर। मानव मूत्र में उत्सर्जित होता है तो विटामिन सी। मानव गुर्दे ब्रिक में बनने वाली पथरी बनी होती है तो एक कैल्शियम ऑक्जेलेट की बनी होती है। मूत्र का रंग पीला होता है तो ये यूरोक्रोम के कारण होता है। रक्त में यूरिया को पृथक करता है तो ब्रिक करता है। यूरिया सर्वाधिक पाया जाता है मूत्र में। शरीर में यूरिया किस अंग में बनता है तो यकृत में बनता है। मूत्र दुर्गंध होता है तो ये यूरिया के कारण होता है। मानव मस्तिष्क बना होता है तो तंत्रिका ऊतकों से बना होता है। मस्तिष्क का वजन कितना होता है तो 1300 ग्राम से लेकर 1400 ग्राम तक होता है। मस्तिष्क 30 भागों में विभाजित है। अग्र मस्तिष्क, मध्य मस्तिष्क और क्या हो जाएगा पश्चिम मस्तिष्क हो जाएगा। मानव मस्तिष्क का सबसे विकसित एवं सबसे बड़ा भाग होता है तो सेरिब्रम यानी प्रमस्तिष्क। सेरिब्रम उपभाग है तो अग्र मस्तिष्क का। मनुष्य की चेतना, तर्क, स्मरण क्षमता तथा बुद्धि को नियंत्रित करता है तो ये सेरिब्रम करता है। इत्र की तीखी गंध अथवा सुगंध की पहचान मस्तिष्क के किस भाग द्वारा होती है तो सेरिब्रम के द्वारा ही होती है। थैलेमस एवं हाइपोथैलेमस मौजूद होता है तो ये अग्र मस्तिष्क में मौजूद होता है। दर्द ठंडा गर्म की पहचान करता है तो ये थैलेमस के द्वारा होता है। शरीर का ताप, रक्तचाप, प्रजनन क्षमता, निद्रा को नियंत्रित करता है तो ये हाइपोथैलेमस करता है। दृष्टि, ज्ञान, स्मरण शक्ति एवं नियंत्रण को केंद्रण होता है तो ये कार्पोसा कवार्डिजेना
जेमिना के द्वारा होता है। कार्पोसा क्वार्डी जेमिना होता है। मध्य प्रमस्तिष्क पश्च भाग होता है। मानव मस्तिष्क का दूसरा सबसे बड़ा भाग होता है तो सेरिबेलम होता है। अनु मस्तिष्क होता है। सेरिबेलम एवं मैंडिब्यूला ऑब्लोगेटा उपभाग है। तो क्या हो जाएगा? प्रमस्तिष्क का उपभाग है। सेरिबेलम का मुख्य कार्य है तो शरीर के संतुलन को बनाए रखना। हृदय स्पंदन, गति एवं श्वसन को दर नियंत्रित करता है तो ए मेडुला ऑब्लागेंटा हो जाएगा। मेरुरज्जु स्पाइनल कोड होता है तो ए मैंडिब्यूला ऑब्लागेंटा का पिछला भाग होता है। मेरुरज्जु या कशेरुक रज्जु में कितनी जोड़ी तंत्रिकाएं निकलती है? तो 31 जोड़ी निकलती है। शरीर में प्रतिक्रियाओं का नियंत्रण किसके द्वारा होता है? तो एक कशेरुक रज्जु के द्वारा होता है। मस्तिष्क में सूजन आने से कौन सी बीमारी होती है? तो ये मेनिंजाइटिस बीमारी होती है। एल्जाइमर प्रभावित करता है मस्तिष्क को। मस्तिष्क की बीमारियों का पता लगाया जाता है तो ए इलेक्ट्रो इनसेफोग्राफ यानी ईईजी के द्वारा किया जाता है। ईईजी क्या है? तो ए इलेक्ट्रो इनसेफोलोग्राफ है। प्रमुख ग्रंथियां। मास्टर ग्रंथि कहलाता है तो पीयूष ग्रंथि कहलाता है। पीयूष यानी पिट्यूटरी ग्रंथि का भार होता है तो 0.5 ग्राम होता है। सबसे छोटी अंतस्रावी ग्रंथि है तो पिट्यूटरी ग्रंथि है। सबसे बड़ी अंतस्रावी ग्रंथि थायराइड ग्रंथि है। पीयूष ग्रंथि पाई जाती है मस्तिष्क में पाई जाती है। थायराइड ग्रंथि पाई जाती है गला में। थायराइड ग्रंथि स्रावित होता है तो ए थायरॉक्सिन में। थायराइड ग्रंथि से थायरॉक्सिन स्रावित करने वाली उत्तेजित करने वाला हार्मोन कहते हैं तो TSH है। TSH को स्रावित करता है तो पीयूष ग्रंथि। थायरॉक्सिन है आयोडीन युक्त अमीनो अम्ल। घेगा रोग होता है तो आयोडीन की कमी से होता है। रक्त शर्करा अथवा रक्तचाप को नियंत्रित करता है तो एड्रिनल ग्रंथि। आपातकालीन हार्मोन कौन कहलाता है? तो एड्रिनल ग्रंथि कहलाता है। लॉडो एमओडो हार्मोन कहलाता है तो एड्रिनल कहलाता है। गाय भैंस के थानों से दूध उतारने के लिए किस हार्मोन का इंजेक्शन लगाया जाता है? तो ए ऑक्सीटोसिन का हार्मोन सुई लगाया जाता है। बोनक्राइटिस रोग होता है तो ए श्वसन नलिका। लैक्रिमल ग्रंथि स्रावित करता है, आंसू करता है। जनन अंग। नरों में प्राथमिक लैंगिक अंग होता है तो ए वृषण होता है। एंड्रोजन स्रावित होता है तो वृक्क के द्वारा होता है, वृषण से होता है। स्त्रियों में जनन अंग क्या है? तो अंडाशय। स्त्रीलिंग हार्मोन है तो ए एस्ट्रोजन हो जाएगा, एस्टोन हो जाएगा। क्या हो जाएगा? एस्टोन। पुरुष हार्मोन कहलाता है तो ए एस्टेरोन हो जाएगा। पुरुष विकास हार्मोन है तो टेस्टोस्टेरोन हो जाएगा। स्त्री विकास हार्मोन है तो एस्ट्रोजेन। एस्ट्रोजेन उत्पादित होता है तो पुटिका द्वारा उत्पादित होता है। गर्भधारण के लिए आवश्यक हार्मोन है तो प्रोजेस्टेरोन। पुरुषों की नसबंदी कहलाती है तो ए सेवेक्टोमी कहलाती है। स्त्रियों की नसबंदी कहलाती है तो ट्यूबेक्टोमी कहलाती है। पोषक पदार्थ। शरीर को ऊर्जा प्रदान करता है कार्बोहाइड्रेट। कार्बोहाइड्रेट स्रावित होता है गेहूं, चावल, आलू, शर्करा, मधु, शकरकंद और गन्ना से। तत्काल ऊर्जा के लिए खिलाड़ी को दिया जाता है कार्बोहाइड्रेट। प्रोटीन है जटिल कार्बनिक यौगिक। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग किया था तो एजे बर्जेलियस ने किया था। प्रोटीन का मूल स्रोत है तो मटर, सोयाबीन, राजमा, चना, पनीर, मछली, अंडा और दूध।
प्रोटीन बना होता है तो ये 20 प्रकार के अमीनो अम्ल से मिलकर बना होता है। मनुष्य के शरीर में कितनी प्रकार के प्रोटीन की आवश्यकता होती है? तो 20 प्रकार की। सभी एंजाइम बने होते हैं तो प्रोटीन के बने होते हैं। प्रोटीन की कमी से बच्चों में कौन सी बीमारी होती है? तो ये मरासमस एवं क्वाडी यूकर होती है। वसा होता है वसीय अम्ल और ग्लिसरॉल। वसा का सेंसर होता है तो माइटोकॉन्ड्रिया में। शरीर को ऊर्जा प्रदान करती है तो कौन करता है? वसा प्रदान करता है। त्वचा रूखी हो जाती है तो वसा की कमी से। वसा का मूल स्रोत होता है मक्खन या घी। दूध को पास्चुराइजेशन किया जाता है तो 62 डिग्री सेल्सियस पे किया जाता है। दूध पास्चुराइजेशन की खोज लुईस पास्चर ने किया था। दूध का पीएच मान होता है तो 6.4 होता है। दूध में प्रोटीन को पचाने वाला एंजाइम है रेनिन। दूध की शुद्धता मापी जाती है लैक्टोमीटर से। BHC 10% का व्यापारिक नाम क्या है? तो ए गैमेक्सिन है। दूध खट्टा होता है तो जीवाणु के कारण होता है। दूध में पाई जाने वाली शर्करा है तो लैक्टोज है। दूध में उपस्थित प्रोटीन क्या है? केसिन है। दूध से दही बनाने में सहायक बैक्टीरिया है तो ए लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया है। घी और दूध पीला रंग होता है तो कैरोटीन के कारण होता है। घी में वसा की मात्रा होती है 90% होती है। दूध में वसा मापने वाला यंत्र है तो ब्यूटायोरोमीटर है। यहाँ से देखेंगे विटामिन। विटामिन होता है तो जटिल कार्बनिक यौगिक होता है। विटामिन की खोज फंक ने किया था। जल में घुलनशील विटामिन कौन सा होता है? तो BC हो जाएगा और वसा में घुलनशील ADE हो जाएगा। विटामिन A एवं B की खोज मैकुलन ने किया था। विटामिन C की खोज होलकट ने किया था और विटामिन D की खोज हॉपकिंस ने किया था। विटामिन A का रासायनिक नाम रेटिनॉल है और रतौंधी होता है विटामिन A के कमी से होता है। विटामिन A का स्रोत कहते हैं दूध, अंडा और पनीर है। मानव शरीर में विटामिन A संचित रहता है यकृत में। विटामिन 1 का रासायनिक नाम क्या है? थायमिन है। बेरी रोग होता है विटामिन 1 की कमी से होता है। विटामिन 2 का रासायनिक नाम क्या है? तो राइबोफ्लेविन है। विटामिन B3 का रासायनिक नाम नियासिन है। प्लेगरा रोग होता है विटामिन 3 की कमी के कारण होता है। विटामिन 6 का रासायनिक नाम क्या है? तो ए पायरिडॉक्सिन है। विटामिन 7 का रासायनिक नाम क्या है? तो बायोटीन है। विटामिन 11 का रासायनिक नाम क्या है? तो ए फॉलिक अम्ल है। विटामिन 12 का रासायनिक नाम क्या है? तो ए साइनो कोबालामीन है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन 12 में पाया जाता है। विटामिन C का रासायनिक एस्कॉर्बिक एसिड है। एस्कॉर्बिक होता है विटामिन C की कमी से होता है। विटामिन C का स्रोत होता क्या है? तो नींबू, संतरा और नारंगी। घाव भरने में सहायक होता है विटामिन C। विटामिन D का रासायनिक नाम कैल्सीफेरॉल है। रिकेटस रोग होता है विटामिन D की कमी के कारण होता है। विटामिन D प्राप्त होता है तो सूर्य के प्रकाश से प्राप्त होता है। विटामिन D में पाया जाता है तो विटामिन डी में पाया जाता है तो ए कैल्सीफेरॉल पाया जाता है। विटामिन ई का रासायनिक नाम टोकोफेरॉल है। विटामिन ई की कमी से होने वाला रोग क्या है? तो जनन क्षमता में कमी। विटामिन के का रासायनिक नाम क्या है? तो फ्लूकिनोन हो जाएगा। रुधिर स्पंदन में सहायक होता है तो विटामिन के। रक्त को थक्का बनाने में सहायक विटामिन के है। किस विटामिन का संश्लेषण मानव शरीर में होता है? तो विटामिन डी एवं के का। मछली की लीवर यानी वाइल में प्रचुर मात्रा में होती है तो विटामिन ए एवं डी। जीवाणु जनित रोग हैजा, डिप्थीरिया, काली खांसी, टिटनेस, प्लेग, टाइफाइड, क्षय रोग, तपेदिक यानी टीबी, कुष्ठ रोग। एंटीबायोटिक एम्प्रिसिलिन प्राप्त होती है तो ए बैक्टीरिया से प्राप्त होती है।
एंटीबायोटिक नष्ट होते हैं तो बैक्टीरिया नष्ट करते हैं, तो बैक्टीरिया को नष्ट करते हैं। एंटीबायोटिक्स का जनक सेलमैन वॉक्समैन है। हैजा और टाइफाइड होता है तो जल प्रदूषण से होता है। हैजा कॉलरा प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है। टाइफाइड का पता लगाने के लिए किया जाता है तो ए बिंडाल टेस्ट किया जाता है। टाइफाइड के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है तो ए क्लोरोमाइसिटी औषधि। संक्रमित चूहे के काटने से क्या होता है तो प्लेग होता है। प्लेग से प्रभावित होने वाला अंग क्या है तो ए गर्दन की ग्रंथियां एवं श्वसन तंत्र। काली खांसी को कहा जाता है तो ए पर्टुसिस कहा जाता है। टीबी या यक्ष्मा रोग होता है तो ए माइकोबैक्टीरियम बैक्टीरिया द्वारा होता है। टीबी से प्रभावित होने वाला अंग क्या है तो फेफड़ा हो जाएगा। टीबी के जीवाणु की खोज रॉबर्ट कोच ने किया था। टीबी के इलाज के प्रयुक्त दवा है तो ए स्टेपोमाइसिन है। टीबी दिवस मनाया जाता है 24 मार्च को मनाया जाता है। बीसीजी का टीका लगाया जाता है तो यक्ष्मा में लगाया जाता है। बीसीजी का अर्थ क्या होता है तो बैसिलस कॉलमेट-ग्यूरिन होता है। शिशुओं में बीसीजी का टीका लगाया जाता है तो जन्म के तुरंत बाद। DOTS है टीबी के इलाज के अभियान। DOTS का अर्थ क्या होता है तो डायरेक्टली ऑब्जर्व्ड ट्रीटमेंट शॉर्ट कोर्स। डिप्थीरिया से प्रभावित होता है। श्वास नली टिटनेस रोग प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को। धनुष टंकार या लोकजा रोग होता है तो टिटनेस। ट्रिपल एंटीजन वैक्सीन कहलाता है ए डीपीटी टीका लगाया जाता है डिप्थीरिया में, काली खांसी एवं टिटनेस रोग से बचाव हेतु। निमोनिया रोग होता है जीवाणु से होता है। निमोनिया रोग प्रभावित करता है तो फेफड़ा को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग प्रभावित करता है संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है। कुष्ठ रोग का अन्य नाम क्या होता है तो लेप्रोसी हैंसन रोग। कुष्ठ रोग का उपचार MDT दवाओं से होता है। MDT का पूर्ण रूप क्या है तो मल्टी ड्रग्स थेरेपी। MDT में शामिल होता है तो डेप्सोन क्लोफाजिमिन एवं रिफैमिथिन। गोनोरिया एवं सिफिलिस होता है, यौन रोग होता है। प्रोटोजोआ जनित रोग। प्रोटोजोआ जनित रोग है मलेरिया, अतिसार, पायरिया, पेचिस, कालाजार, निंद्रा रोग। मलेरिया रोग होता है तो ये प्लाज्मोडियम परजीवी से होता है। प्लाज्मोडियम परजीवी की खोज किसने किया था तो सर रोनाल्ड रॉस ने किया था। मलेरिया का वाहक है तो मादा एनोफिलिस मच्छर हो जाएगा। मलेरिया से प्रभावित अंग क्या है तो पलिया यानी तिल्ली। मलेरिया शब्द का प्रयोग किया था सर्वप्रथम तो मैकुलाच ने किया था। मलेरिया उपचार हेतु प्रयुक्त औषधि है कुनैन। कुनैन प्राप्त होता है तो सिंकोना की छाल से प्राप्त होता है। ORT चिकित्सा किससे संबंधित है तो ये अतिसार से संबंधित है। अतिसार रोग का वाहक है तो घरेलू मक्खी है। अतिसार का प्रमुख कारक है तो ये रोटा वायरस है। पायरिया बीमारी है तो दांतों एवं मसूड़ों की। दांत की बीमारी होती है तो ये फ्लोरीन की कमी से होती है। फ्लोरीन की कमी से होता है दांतों का क्षय। पेचिस होता है तो एंट अमीबा प्रोटोजोआ से होता है। पेचिस रोग प्रभावित करता है, आंत को प्रभावित करता है। कालाजार का कारक है तो ए लिस्टमैनिया परजीवी है। निंदा रोग किस प्रोटोजोआ के कारण होता है तो ए ट्रिपेनो
सोमा प्रोटोजोआ के कारण होता है। ट्रिपेनोसोमा निंद्रा रोग का वाहक है तो सीसी मक्खी है। कवक कवक फफूंद एवं जनित रोग, दमा, एथलीट फुट, खाज, दाग, गंजापन आदि होने वाला रोग है तो कवक यानी फंगस के कारण होता है। एथलीट फुट का कारक होता है तो ए ट्राइकोफाइटोन होता है। गंजापन का कारण टीनिया कैप्टिन कवक के कारण होता है गंजापन। एंटीबायोटिक्स का निर्माण होता है तो कॉक से होता है। एंटीबायोटिक शब्द का प्रयोग सर्वप्रथम किसने किया था तो सैलेमन वाक्समैन ने 1942 ईस्वी में किया था। पहला एंटीबायोटिक है पेनिसिलिन। पेनिसिलिन की खोज किसने किया था तो अलेक्जेंडर फ्लेमिंग ने किया था। दर्द विनाशक दवाई कहलाती है तो एनाल्जेसिक कहलाती है। उसके बाद विषाणु जनित रोग हो जाएगा। विषाणु जनित रोग है तो एड्स, डेंगू ज्वार, पोलियो, इन्फ्लुएंजा, रेबीज, ट्रेकोमा, मेनिंजाइटिस, चेचक, हर्पिस, खसरा, हेपेटाइटिस, पीलिया, छोटी माता, गलसुआ। एड्स का पूर्ण रूप क्या होता है तो एक्वायर्ड इम्यूनो डिफिशियंटी सिंड्रोम। एड्स प्रभावित करता है तो प्रतिरक्षा तंत्र को प्रभावित करता है। एड्स रोग होता है तो HIV विषाणु से होता है। HIV विषाणु है तो रेटो वायरस है। HIV का पूर्ण रूप क्या होता है तो ह्यूमन इम्यूनो क्या हो जाता है ह्यूमन इम्यूनो होता है। इम्यूनो डिफिशियंटी वायरस होता है। एड्स की जांच होती है तो एलिसा टेस्ट होता है। एलिसा का पूर्ण रूप क्या है तो एंजाइम लिंक्ड इम्यूनो सर्वेंट ऐसे। विश्व एड्स दिवस 1 दिसंबर को मनाया जाता है। पोलियो के टीका की खोज जोनास साल्क ने किया था। पोलियो ड्रॉप्स की खोज किसने किया तो अल्बर्ट साबिन ने किया था। पोलियो से प्रभावित अंग क्या होता है तो तंत्रिका तंत्र है। साल्क टीका संबंधित है पोलियो से संबंधित है। साल्क टीका के आविष्कारक हैं तो जोन्स साल्क हैं। विश्व पोलियो दिवस 24 अक्टूबर को मनाया जाता है। भारत में पल्स पोलियो कार्यक्रम की शुरुआत 1995 से शुरू हुआ था। WHO ने भारत को पोलियो मुक्त देश घोषित किया मार्च 2014 को। चेचक होता है तो वेरिओला जोस्टर विषाणु से होता है। चेचक प्रभावित करता है तो पूरे शरीर को प्रभावित करता है। चेचक के टीके की खोज एडवर्ड जेनर ने किया था। विश्व में चेचक का उन्मूलन हुआ 1980 में। सार्स यानी विषाणु जनित रोग श्वसन रोग होता है। सार्स होता है तो कोरोना वायरस से होता है। सार्स का पूर्ण रूप क्या होता है तो सेवर एक्यूट रिपेस्टरी रेबीज प्रभावित करता है तंत्रिका तंत्र को प्रभावित करता है। हाइड्रोफोबिया होता है तो ये रेबीज का विषाणु से होता है। जल से भय रोग का लक्षण होता है रेबीज से होता है। रेबीज होता है पागल कुत्ते के काटने से होता है। रेबीज के टीका की खोज लुईस पास्चर ने किया था। हड्डी तोड़ ज्वार कहलाता है तो डेंगू ज्वार कहलाता है। डेंगू का वाहक है तो एडिस इजिप्टी मच्छर होता है। डेंगू बुखार में कमी हो जाती है तो प्लेटलेट्स की कमी हो जाती है। जापानी इंसेफेलाइटिस होता है तो ये विषाणु से होता है। जापानी इंसेफेलाइटिस रोग का वाहक है
तो एक कायूलेक्स प्रजाति के मच्छर एवं सुअर। पीला बुखार वायरस जनित बीमारी है और पित्त ज्वर फैलता है तो एडिस इजिप्टी मच्छर से होता है। स्वाइन फ्लू वायरस जनित बीमारी है। स्वाइन फ्लू वायरस का नाम है तो ये H1N1 है। बर्ड फ्लू विषाणु यानी वायरस से होता है। बर्ड फ्लू वायरस है तो H5N1 है। हार्पी से प्रभावित होने वाला अंग क्या है तो त्वचा है। पीलिया हेपेटाइटिस रोग प्रभावित करता है, यकृत को प्रभावित करता है। रानीखेत बीमारी वायरस की कमी से होता है। रानीखेत बीमारी संबंधित है तो मुर्गियों से संबंधित है। जंतुओं में होने वाले फुट या माउथ रोग होता है, विषाणु के कारण होता है। बीका वायरस फैलता है तो मच्छर के काटने से फैलता है। इबोला है तो ये पश्चिम अफ्रीकी में सीमित एक रोग है। जीवाणु संक्रमण करने वाले विषाणु को कहते हैं तो ये जीवाणु विभोजी कहते हैं। छोटी मात्रा रोग होता है तो ये जल प्रदूषण से होता है। कोरोना वायरस यानी कोविड-19 कोरोना वायरस की शुरुआत 31 दिसंबर 2019 में चीन के हुबेई प्रांत से वुहान से हुआ था। कोरोना का आधिकारिक नाम कोविड-19 का पूर्ण रूप है। WHO द्वारा वैश्विक महामारी घोषित किया गया तो ये 11 मार्च 2020 को घोषित किया गया था। कोरोना वायरस से प्रभावित अंग होता है फेफड़ा। भारत में कोरोना का पहला मामला केरल में आया। भारत में कोविड-19 की टीकाकरण की शुरुआत 16 जनवरी 2021 को हुआ था। 100% कोविड-19 टीकाकरण लक्ष्य प्राप्त करने वाला पहला राज्य हिमाचल प्रदेश। कोरोना वायरस से प्रमुख वेरिएंट्स हैं तो ये अल्फा, बीटा, गामा, डेल्टा और ओमिक्रॉन। डेल्टा वेरिएंट्स का प्रथम प्रमाण भारत में मिला था और ओमिक्रॉन का प्रथम प्रमाण क्या होता है ये दक्षिण अफ्रीका में मिला था। कृमि जनित रोग प्रमुख कृमि जनित रोग हैं तो ये फाइलेरिया है और ट्रिनिएसिस है और एस्केरिएसिस है। फाइलेरिया रोग होता है तो ये वाउचेरिया कृमि से होता है। फाइलेरिया कृत्रिम का संचरण होता है तो ये मादा कायूलेक्स मच्छर द्वारा होता है। हाथी पांव रोग कहलाता है तो ये फाइलेरिया कहलाता है। टीनिएसिस रोग होता है तो ये टीनिया सोलिज में परजीवी से होता है। एस्केरिएसिस रोग होता है तो किसके कारण होता है तो एस्केरिएसिस लुम्ब्रिकाइटिस नामक टिमटोड से होता है। आनुवंशिक रोग है वर्णनता, हीमोफीलिया, थैलेसीमिया और विल्सन रोग। वर्णनता में रोगी को किस रंग को पहचानने में कठिनाई होती है तो लाल एवं हरा रंग को। सर्वप्रथम मनुष्य को वर्णनता का वर्णन किया था तो हेरनर ने किया था 1876 ईस्वी में। रक्त थक्का नहीं बनता है तो हीमोफीलिया में नहीं बनता है। हीमोफीलिया में शाही बीमारी कहलाती है तो हीमोफीलिया कहलाती है। थैलेसीमिया प्रभावित करता है तो रक्त को प्रभावित करता है। विल्सन रोग होता है तो एक दुर्लभ आनुवंशिक विकार। विल्सन रोग से शरीर में अत्यधिक मात्रा में संचयन होता है तो कॉपर का होता है। आंखों से संबंधित प्रमुख रोग है और अंधता, निकट दृष्टि दोष, दूर दृष्टि दोष, जरा दृष्टि दोष, अबिंदुता और ट्रेकोमा और ग्लूकोमा हो जाएगा। आंखों का उपचार करने वाला कहलाता है तो ये ऑप्थाल्मोलॉजिस्ट कहलाता है। ट्रेकोमा और ग्लूकोमा बीमारी है आंखों की। निकट दृष्टि मायोपिया, निकट दृष्टि दोष में क्या होता है कि निकट की वस्तु साफ साफ दिखाई देती है, दूर की नहीं। निकट दृष्टि दोष उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है तो अवतल लेंस का प्रयोग किया जाता है।
दूरदृष्टि दोष हाइपर मायोपिया में दूर की वस्तु साफ सफाई दिखाई देती है और निकट की नहीं दिखाई देती। दूरदृष्टि दोष के उपचार के लिए उत्तल लेंस का प्रयोग किया जाता है। खड़ी एवं आड़ी लाइनों में अंतर नहीं करना। अभिन्नता रोग से ग्रसित अबिंदुता के उपचार के लिए प्रयोग किया जाता है तो बेलनाकार लेंस का प्रयोग किया जाता है। जरा दृष्टि दोष ग्रसित व्यक्ति को पास और दूर दोनों स्थान की वस्तु आसानी से नहीं देखा जाता है। जरा दृष्टि दोष के निवारण के लिए प्रयोग किया जाता है तो ए द्विफोकसी लेंस का प्रयोग किया जाता है। वर्णनता रोग से ग्रसित व्यक्ति अंतर नहीं कर पाता है तो हरे एवं लाल रंग में अंतर नहीं कर पाता है। ग्लूकोमा में आंखों की प्रकाशित तंत्रिका ग्रसित हो जाती है। यहाँ पर देखेंगे कैंसर रोग। कैंसर का अध्ययन कहलाता है तो ए ओक्नोलॉजी कहलाती है। कैंसर जांच के लिए की विधि है तो ए बायोप्सी टेस्ट है। कैंसर उत्पन्न करने वाले रसायन कहलाते हैं कार्सिनोजेन कहलाते हैं। कीमोथेरेपी की जाती है तो कैंसर उपचार में की जाती है। कोबाल्ट 60 प्रयुक्त होता है तो कैंसर के इलाज में किया जाता है। कोबाल्ट 60 उत्सर्जित करता है तो गामा किरण उत्सर्जित करता है। कैंसर की प्रसिद्ध दवा टेक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है तो यू से प्राप्त होता है। ल्यूकीमिया है तो इस सफेद रक्त कोशिकाओं का कैंसर है, कणिकाओं का कैंसर है। ब्लड का कैंसर कहलाता है, ल्यूकीमिया कहलाता है। फास्फोरस 32 प्रयोग किया जाता है तो ल्यूकीमिया के उपचार में किया जाता है। त्वचा का कैंसर रोग क्या कहलाता है तो एक कार्सिनोमस कहलाता है। आंखों के कैंसर कहलाता है तो एरिटीना ब्लास्टोमा कहलाता है। हड्डी का कैंसर रोग क्या कहलाता है रेडियोधर्मी पदार्थ यानी रेडियम प्लेटिनम से। कैंसर प्रभावित कोशिका कहलाता है तो ए ट्यूमर कहलाता है। मस्तिष्क का कैंसर क्या कहलाता है तो ब्रेन ट्यूमर कहलाता है। ट्यूमर के पहचान हेतु कौन सा रेडियोधर्मी समस्थानिक प्रयुक्त होता है तो ए आर्सेनिक 74 होता है। अन्य रोग ग्वाइटर घेघा या गंडमाला रोग होता है तो ए आयोडीन की कमी के कारण होता है। मिनी मेहता रोग शरीर के किस धातु के अधिकता के कारण होता है तो पारा के कारण होता है। मिनी माता रोग से प्रभावित अंग है तंत्रिका अंग है। मिनी माता रोग सर्वप्रथम पाया गया जापान में पाया गया। मिनी माता रोग होता है लोहे की कमी से यानी होता है लोहे की कमी से होता है। एनीमिया रोग होता है तो हीमोग्लोबिन की कमी के कारण एनीमिया रोग होता है। सूखा रोग रिकेटस प्रभावित करता है तो एक कंकाल तंत्र को प्रभावित करता है। मस्तिष्क का विकार है तो ए अल्जाइमर। कुष्ठ रोग होता है प्रोटीन की कमी के कारण होता है। बच्चों में क्वासी और एवं मरासमस की बीमारी होती है तो प्रोटीन की कमी के कारण होती है। बच्चों का मानसिक एवं शारीरिक विकास अवरुद्ध हो जाता है तो ए थायरोक्सिन की कमी के कारण हो जाता है। मनुष्य में बुढ़ापा किस ग्रंथि के लुप्त हो जाने के कारण आता है तो ए थायमस के कारण होता है। मेनिंजाइटिस रोग प्रभावित करता है मस्तिष्क को प्रभावित करता है। सिलिकोसिस रोग संबंधित है फेफड़ा से संबंधित है। इटाई कटाई जल में किसकी अधिकता के कारण रोग होता है तो एक कैडमियम धातु। बलू बेबी सिंड्रोम नामक बीमारी होती है तो एपीएच जल में नाइट्रेट की अधिकता के कारण होती है। ग्लूकोज यूरिया कोलेस्ट्रॉल आदि का पता लगाए जाने में प्रयोग किया जाता है तो ये ऑटो एंजाइमर का। मृत शरीर की जांच या पोस्टमार्टम कहलाता है तो ये ऑक्टोपसी कहलाता है। पॉलिश युक्त चावल के सेवन से किस रोग की होने वाली संभावना होती है तो बेरी। हृदय की धड़कन
किस तत्व द्वारा नियंत्रित की जाती है? तो वो पोटेशियम के द्वारा की जाती है। पोटेशियम अल्पता है तो निम्न रक्तचाप का। कोयला खनन उद्योगों में कार्यरत श्रमिक किस रोग से ग्रसित होते हैं? तो ये फुफ्फुस धूलीयता से प्रभावित होते हैं। एनोमिसिया रोग किससे संबंधित है? तो ये सूंघने की शक्ति में कमी। एपिडर्मिस रोग संबंधित है तो त्वचा से संबंधित है। ब्राइटस रोग प्रभावित करता है, गुर्दा को प्रभावित करता है। स्पॉन्डिलिटिस डिलाइटिस प्रभावित करता है तो मेरुदंड को प्रभावित करता है। एमआरआई प्रस्तुत करता है तो संपूर्ण शरीर को प्रभावित करता है संपूर्ण शरीर में असामान्य विकृति का पता लगाने के लिए किया जाता है। एमएमआर टीका लगाया जाता है तो खसरा में लगाया जाता है। खसरा, गलसुआ और रूबेला बीमारी में लगाया जाता है। ईईजी है तो ई MBMD परीक्षण किसकी पहचान के लिए की जाती है? तो ये अस्थिरंधता में की जाती है। ऑस्टियोपोरोसिस से प्रभावित होता है, हड्डियाँ प्रभावित होता है। रोग फैलने वाले कीड़े कहलाते हैं तो ये वाहक कहलाते हैं। रक्त में यूरिया अम्ल की अधिकता होती है गठिया में। रक्त में यूरिया अम्ल की अधिकता के कारण क्या होता है? तो गठिया होता है। गठिया रोग प्रभावित करता है तो जोड़ों को। सीरोसिस रोग प्रभावित करता है तो जिगर को प्रभावित करता है। घाव से निकलने वाले सफ़ेद द्रव्य हैं तो ये मवाद हैं। ल्यूकोडर्मा है क्या है? त्वचा रोग है। तो एक कान के पर्दे की जांच के लिए किस उपकरण का प्रयोग किया जाता है? तो किसका किया जाता है? तो ये ओटोस्कोप का किया जाता है। गुर्दे की पथरी होती है तो एक कैल्शियम ऑक्सीलेट होती है।